दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियों में से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है विपदा का संहार। तो आइए कहानी को सुनते हैं। निराश होकर ब्योमकेश ने अखबार मेरी गोद में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इससे तो अच्छा है कि प्रेस वाले अखबार के पृष्ठों को खाली ही छोड़ दें। कम से कम छपाई का खर्च तो बचेगा। मुझे उसकी झुलझुलाहट बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों? क्या कुछ भी नहीं है अखबार में? तुम ही तो कहते हो कि दुनिया की सारी खबरें केवल वर्गीकृत विज्ञापनों में होती हैं। ब्योमकेश ने मायूसी में एक चेरूट सुलगाया और बोला, नहीं, कुछ नहीं। व्यक्तिगत सूचनाओं में भी कुछ नहीं है। किसी ने विज्ञापन दिया है कि वह विधवा से शादी करना चाहता है। विधवा ही क्यों, जबकि कुंवारी लड़कियों की कतार लगी हुई है। जरूर उसके मन में चोर बैठा है। बात तो सही है। और भी तो कुछ होगा। एक बीमा कंपनी ने बड़ा इश्तेहार छापा है। वह संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करेगी और यदि किसी कारण से उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की सारी रकम जीवित साथी को मिलेगी। ये बीमा कंपनियां जीवन को इतना कष्टमय बना सकती हैं, यानी आदमी शांति से मर भी नहीं पाएगा। ऐसा क्या है इसमें भी तुम्हें कोई गूढ़ दोष दिखाई देता है? बीमा कंपनी को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर क्या यह लोगों के दिमागों में अपराध का बीज बोना जैसा नहीं है? मैं तो समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ तो समझूं। ब्योमकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हताशा से भरा निश्वास छोड़ा। अपने पैरों को मेज पर रखकर छत की ओर देखते हुए चेरूट का कस खींचने लगा। सर्दियों का मौसम था। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। कलकत्ता वासी छुट्टियां मनाने शहर छोड़कर दूरस्थ स्थलों के लिए निकल गए थे और दूसरे शहरों के वासी कलकत्ता घूमने आ गए थे। यह कहानी तब की है जब ब्योमकेश का विवाह नहीं हुआ था। अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुकूल हम दोनों सुबह की चाय पर अखबार पढ़ रहे थे। 3 महीने की लंबी अवधि बिल्कुल खाली गुजरी थी। खाली बैठे बैठे ब्योमकेश जैसे मजबूत व्यक्ति में भी एक प्रकार की ऊब और निठल्लापन बैठ गया था। दिन भर खालीपन के दिन लुढ़कते जा रहे थे। हर एक दिन अखबार देखते ही शायद कुछ मिल जाए, पर सब व्यर्थ। अखबारों में जो भी भरा होता हमारे लिए बेकार था। दिन बीतने के साथ मन भी बोझिल होने लगा था। मैं कल्पना ही कर सकता था कि सोचने की ऊर्जा के अभाव में ब्योमकेश का मस्तिष्क कितना भूखा होगा। मैंने इस विषय में ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो शायद कहीं यह न सोच बैठे कि मैं उस पर निठल्ले का दोष मढ़ रहा हूं। आज सुबह भी उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे दुख हुआ, यह सोचकर कि जिस अंधी गली में वह फंसा बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए वह स्वयं ही योग्य है। मैंने खालीपन की चर्चा छोड़ दी और चुपचाप अखबार के पन्नों में खो गया। सर्दियों में कलकत्ता सम्मेलनों और सेमिनारों का
गढ़ बन जाता है। इस वर्ष भी सम्मेलनों की बाढ़ थी। अखबार वालों को अपने पन्ने भरने का भरपूर मसाला मिल रहा था। तरह तरह की खबरें, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विस्तृत समाचार। मैंने देखा इस समय कोई 6 से 7 सम्मेलन चल रहे थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी। बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक देश के कोने कोने से एकत्र होकर अपने सारगर्भित धुआंधार भाषणों से दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे थे। उनकी खबरों को पढ़ने से उत्पन्न जो सेकंड हैंड प्रदूषण मेरा मस्तिष्क झेल रहा है, वह निश्चित रूप से मस्तिष्क पर एक कलौंच जोड़ जाएगा। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक काम करने से ज़्यादा बोलते क्यों हैं। वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा, उसका भाषण उतना ही बड़ा होगा। अगर कोई विमान या स्टीम इंजन का आविष्कार करे और धुआंधार लेक्चर दे, तो उसको सुनने का बनता है। पर जब तुम एक कीड़ा या उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते, तो तुम्हारी लफाजी कौन सुनता है। सबकी सब बकवास हैं। साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम देखकर कुछ दिलचस्पी हुई। नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉक्टर देव कुमार सरकार। उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था। ऐसा नहीं कि बंगाल के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाषणों से सम्मेलन को लाभान्वित ना किया हो, पर प्रोफेसर देव कुमार सरकार के नाम पर नजर इसलिए पड़ी कि वे हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर से 2 मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है। यद्यपि हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी, किंतु हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे, जो हमारे यहाँ आया करता था। वह दरअसल में ब्योमकेश का बड़ा प्रशंसक था। 18-19 साल का युवक हाबुल कॉलेज का छात्र था। वह आता और बड़ी श्रद्धा से ब्योमकेश को ताकता रहता था और ब्योमकेश मुस्कुरा मुस्कुरा कर मन ही मन उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर लेता। कभी कभी हम हाबुल को चाय पर भी बुलाते। उस समय उसके रोमांच का कोई अंत ना होता। इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा। एक सरसरी निगाह डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैंने सोचा, यदि मैं उसे जोर से पढ़कर ब्योमकेश को सुनाऊं, तो शायद ब्योमकेश के बोझिल मस्तिष्क को कुछ राहत पहुंचे। यह सोचकर मैं बोला, ए सुनो, हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है। ब्योमकेश ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और ना ही अपनी नजरों को छत की बीमों से हटाया। फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र बन सकता। यह आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार तथा उत्पादक रिसर्च करने की क्षमता नहीं है और इसी को भारत के स्वावलंबी न हो पाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। इसका सबूत है
हमारा गौरवमय इतिहास। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतशील था, जिसके सूत्रों के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और सुदूर क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के चार आधार स्तंभ हैं: गणित, खगोल, विद्या, चिकित्सा और मूर्तिकला। इन चारों को भारत का जनक कहा जाता है। फिर भी आज के युग में यह तर्क व्यर्थ ही कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता ह्रास की ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कारण कुछ और हैं, जिसने हमारी योग्यता की ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उन्हें साधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब कभी धन की आवश्यकता होती तो वह राजकीय कोष से प्राप्त हो जाता था। राजकीय कोष की अकूत संपदा उनकी खोज और आविष्कारों के लिए हरदम उपलब्ध रहती थी। आर्थिक साधनों की चिंताओं से मुक्त रहकर ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपनी शोध में लगाते थे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दशा कैसी है? सरकारी वैज्ञानिक शोध को प्रश्रय देने में कतराती हैं। उधर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम धनी वैभवशाली वर्ग भी अनुसंधान और शोध की योजनाओं में खास दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसी स्थिति में हमें सीमित संसाधनों में बंधकर अपना कार्य करना पड़ता है। यह साधन भी कुछ अनुदान अथवा कुछ विश्वविद्यालयों के आर्थिक सहयोग से एकत्र धन पर आधारित रहते हैं। इसीलिए हमारी कार्य क्षमता और सफलता भी उसी के अनुरूप नियंत्रित रहती है। हमारी स्थिति ठीक उस चूहे की भांति है जो एक हाथी को अपनी पीठ पर ढो नहीं सकता। हम साधनों के अभाव में बड़े आविष्कार करने के लायक नहीं रहते। एक अभावग्रस्त मस्तिष्क विराट की कल्पना कैसे कर सकता है? इस सब के बावजूद मेरा अटूट विश्वास है कि यदि हम अपने मस्तिष्क को आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखकर अपने शोध और अनुसंधान कार्यों में प्रयत्नरत रहें, तो कोई कारण नहीं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों में पिछड़ जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभावग्रस्त हैं, किंतु इसके मायने यह नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक चुपचाप बैठे हैं, बल्कि इन विपरीत स्थितियों के बावजूद उन्होंने अब तक जो भी शोध, अनुसंधान और आविष्कार किए हैं, वे तारीफ के काबिल हैं। क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो इन छोटे छोटे वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोगों और आविष्कारों का हिसाब रखती हो? यह ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी प्रयोगशालाओं में ही ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे देखकर सब वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने आविष्कार को दुनिया की नज़र से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं। वे जानते हैं कि वे अकेले हैं, कोई उनकी सहायता के लिए आने वाला नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति में किसी को अपनी खोज या आविष्कार को बताने में भी
भय खाते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि जिस क्षण किसी को उनके आविष्कार का पता चल जाएगा, वह उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने पर ले लेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे चोरों की कमी नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अपील है, हमें आर्थिक सहायता दो। हमारे पास शोध व अनुसंधान के लिए अनियंत्रित साधन हो तथा वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों का श्रेय देने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम जानते हैं, बस प्रोफेसर के ज्ञान की चर्चा में यह भूल है कि कोई और भी उसे सुन रहा है। ब्योमकेश ने यकायक बीच में काट दिया। बस इतना काफी है। क्या हुआ? हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए और वह भी चाहिए। यह सुनते सुनते कान पक गए। बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैंने कहा, यही तो दोस्त, फेल होने के बहाने अनेक हैं। देव कुमार बाबू ने का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी काम चोरी को इस प्रवृत्ति से बरी नहीं है। ब्योमकेश की उदास होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह बोला, हाबुल देखने में एक सीधा साधा लड़का दिखाई देता है, पर बुद्धिमान है। उसके पिता होने के नाते देव कुमार बाबू कैसे ऐसे फिजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिरते हैं। यह जरूरी नहीं कि बुद्धिमान लड़के का पिता मेधावी हो। क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो? मैंने पूछा। मैं शायद नहीं मिला हूँ और उनसे मिलने की लालसा भी नहीं हुई, लेकिन सुना है कि उन्होंने दूसरी शादी की है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? और ब्योमकेश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। घड़ी ने 8:30 बजाए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैं पुत्ती राम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने ही जा रहा था कि ब्योमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। मुझे सीढ़ियों से पदचाप की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। उसने कान में फिर से लगाए और हाबुल बोलते हुए फिर निराश मन से लेट गया। हाबुल ही है। क्यों आया? लगता है जल्दी में है। एक क्षण बाद दरवाजा खोलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों में भय था, जैसे कोई विभत्स घटना देखी हो। वह कोई आकर्षक लड़का नहीं था। मोटी थुलथुल देह पर गोल चेहरा और हल्की घास जैसी दाढ़ी। वह व्याकुल दिखाई दिया। मैंने उठकर पूछा, ए हाबुल, क्या हुआ? लेकिन हाबुल पागल की तरह ब्योमकेश को देख रहा था। मेरी बात शायद उसने सुनी ही नहीं। वह उठा और लड़खड़ाकर ब्योमकेश के नजदीक पहुंच गया और बड़बड़ाया, ब्योमकेश दा सर्वनाश, मेरी बहन यकायक मर गई। और वह जोर जोर से रोने लगा। ब्योमकेश ने हाबुल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर वह वैसे ही रोता रहा। अनायात विभत्स कांड से लड़का अपना होश खो बैठा था। हम लोगों को अब तक यह नहीं मालूम था कि हाबुल की बहन भी है। उसने अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने इतना ही सुना कि हाबुल की माँ के मरने के बाद देव कुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली है और हाबुल तथा उसकी नई माँ के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर में हाबुल कुछ शांत हुआ
और बताने लगा, पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में वह, उसकी बहन और माँ है। आज सुबह रोज की तरह पढ़ने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। घड़ी में 8 बज रहे थे। उसे माँ की चीख सुनाई दी। वह नीचे भागा। उसने देखा माँ रसोई से बाहर खड़ी जोर जोर से रो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, इसीलिए मैंने रसोई में घुसकर देखा कि उसकी बहन स्टोव के ऊपर झुकी खड़ी है। उसने उनसे पूछा कि उसे क्या हुआ है। जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों पड़ी हो? उठो। वह कुछ नहीं बोली, ना ही हिल रही थी। उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी और हाथ पैर अकड़ गए थे। इतना कहकर हाबुल फिर से सिसकने लगा। मैं क्या करूं? ब्योमकेश दा, पिताजी यहाँ नहीं हैं, इसीलिए मैं आपके पास भाग आया हूँ। रेखा मर गई। हे भगवान, यह कैसे हो गया? ब्योमकेश दा, हाबुल की दशा देखकर मुझे भी दया आ गई। ब्योमकेश ने हाबुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाबुल, अपने को संभालो भाई, संकट में हिम्मत नहीं हारते। अच्छा यह बताओ कि रेखा को क्या कोई बीमारी थी? कोई हृदय की बीमारी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ था। क्या उम्र थी? 16 वर्ष। वह मेरे से 2 वर्ष छोटी है। क्या उसे हाल ही में बेरी बेरी या कोई अन्य बीमारी तो नहीं हुई? नहीं। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जब तक मैं स्वयं ना देख लूं क्या हुआ है, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम अपने पिता को तार देकर तुरंत आने को कहो। लेकिन रुको, अभी जरूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर रुद्रा तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं। तब चलो। आओ अजित। जल्दी ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए। घर सामने से तिकोना था, जैसे चारों तरफ बने घरों में इस घर को दोनों ओर से घेरकर तिकोना कर दिया हो। इसीलिए नीचे का एक कमरा और रसोई ही थी। उसके साथ भंडार घर और पीछे बाथरूम था। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया एक महिला खड़ी चीख रही है। सर में परेशानी और व्याकुलता थी, लेकिन शोक का आभास कतई नहीं था। स्पष्ट था कि वह महिला अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक में चिल्ला रही थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर दिग्भ्रमित होकर खड़ा था। ब्योमकेश ने उससे कहा, तुम यहाँ काम करते हो ना? जाओ सामने के घर से डॉक्टर बाबू को बुला लाओ। कुछ काम मिल जाने से वह खुश होकर बोला, जी सर, और वहां से चला गया। हम लोग हाबुल के साथ अंदर दाखिल हुए। जिस महिला की चीख हमें बाहर से सुनाई दी थी, वह सीढ़ियों से नीचे खड़ी चिल्ला चिल्लाकर अपने से ही बात करती जा रही थी। हमारे कदमों की आवाज से उसने चौंक कर हमें अजीब नजरों से देखा कि हाबुल के साथ 2 अजनबी आ रहे हैं, तो जल्दी से आंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। चढ़ते समय मैंने उसके चेहरे की झलक से महसूस किया कि उसे हमारा आना अच्छा नहीं लगा। झलक के तुरंत बाद उसने चेहरे को आंचल से छिपा लिया। हाबुल धीरे से बड़बड़ाया, मेरी माँ है। ओह अच्छा, ब्योमकेश ने कहा, रसोई किधर है? हाबुल ने छोटे से चौक की तरफ इशारा कर दिया। उसके बगल में छोटे छोटे कमरे थे।
सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था। बाहर नल लगा था, जिसके टपकती बूंदों से वह स्थान चिकना हो गया था। हमने अपने जूते उतार दिए और अंदर गए। कमरे में रोशनी की कमी थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई का स्विच दबाया, जिससे एक मटमैला प्रकाश फैला और हमें साफ दिखाई देने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे 2 कोयले के चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे, जिनमें कोयला भरा था, पर उसमें जला हुआ एक भी न था। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे को झुकी हुई थी, जैसे पूजा कर रही हो। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था, एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था, लेकिन पीछे से देखने में नहीं लगता था कि उसके देह में जान नहीं है। ब्योमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसको नब्ज नहीं मिली। उसके हाथ को देखकर ब्योमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की। वह थोड़ा सा ही ऊपर उठ सका, क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐंठन जम गई थी। देखने में लड़की आकर्षक थी। रंग गोरा, तिकोना, चेहरे पर मछली जैसे होंठ। उसकी उम्र के लिहाज से शरीर भरा भरा था। लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा था, जो पीछे झूल रहे थे। वह छपी सूती साड़ी पहनी थी। दोनों हाथों में सोने की 3-3 चूड़ियां, कान में टॉप्स तथा गले में हल्का स्वर्ण हार। ब्योमकेश ने नजदीक से एक बार फिर उसका मुआयना किया। वह सीधा होकर 3 कदम पीछे गया। वहां से उसने एक बार फिर देखा। पूरा मुआयना करने के बाद वह दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा। उसने हथेली देखनी चाहिए तो देखा वह कोयले से काली हो गई थी। स्पष्ट था कि उसने ही चूल्हे में कोयला भरा था। उसने देखा कि हथेली के अंगूठे से नीचे उंगली सटी हुई है। दोनों को अलग करने में एक छोटा तिकोना निकालकर नीचे गिर गया। उसने उठाकर देखा, वह जली हुई माचिस की तीली थी। तीली को नजदीक से देखने के बाद उसने उसे फेंक दिया। फिर उसने लड़की के बाएं हाथ को देखा। हथेली बंद थी। उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो नीचे माचिस की डिब्बी गिर गई। ब्योमकेश ने डिब्बी को खोलकर देखा, उसमें कुछ तीलियां बची हुई थी। फिर सोचकर वह धीरे से बोला, वही तो, जो मैंने सोचा था वही निकली। मृत्यु तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस जलाई। ब्योमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पद चिन्हों को देखा और बोला, नहीं, मृत्यु के समय रसोई घर में कोई और नहीं था। बाद में एक महिला ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया। उसी समय रसोई घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। ब्योमकेश बोला, शायद डॉक्टर साहब हैं। हाबुल, उन्हें अंदर ले आओ। हाबुल चला गया। उस समय मौका देकर मैंने पूछा, कुछ मिला? ब्योमकेश ने हताश स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं। इतना जरूर पता लगा कि मृत्यु से पहले तक लड़की को जरा भी आभास नहीं था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। हाबुल डॉक्टर रुद्रा को लेकर आ गया। डॉक्टर रुद्रा मध्य वय के कलकत्ता के जाने माने फिजिशियन थे, किंतु वे अपने रूखे स्वभाव और क्रोध के कारण
बदनाम भी थे। उनका पारा हमेशा आसमान पर रहता था, यहाँ तक कि मरने वाले मरीज के सामने भी उनका बर्ताव इतना बेहुदा और कर्कश होता था कि कोई और डॉक्टर होता तो उसको दुकान छोड़कर भाग जाना पड़ता। लेकिन जहाँ तक योग्यता का प्रश्न था, वे अपने हुनर में इतने माहिर थे कि लोग उनके इस स्वभाव के बावजूद हमेशा उन्हीं के पास जाते थे और यही उनकी सफलता का रहस्य था। उनकी प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी थी। डॉक्टर रुद्रा की शक्ल का परिचय देने के लिए काफी थी। काले यानी कोयले से काले, घोड़े जैसी मुंह पर चमकती छोटी छोटी लाल आंखें जिस पर पड़ती वह दहशत में आ जाता। होठों पर भी वह कर्कशता, कोट पैंट और जूते पहने जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो लगा जैसे वातावरण में तेज गर्मी की लहर व्याप्त गई हो। हाबुल ने चुपचाप अपनी बहन की ओर इशारा कर दिया। डॉक्टर रुद्रा ने अपनी आदत के अनुसार रूखे स्वर में कहा, क्या है, मर गई क्या? व्योमकेश बोला, आप देखिए और बताइए। डॉक्टर रुद्रा ने क्रोधी निगाह से व्योमकेश की ओर देखा और बोला, आप कौन हैं? मैं परिवार का मित्र हूँ। ओह! उन्होंने व्योमकेश को अनसुना करते हुए हाबुल से पूछा, यह लड़की कौन है? देव कुमार बाबू की बेटी? हाबुल ने स्वीकारोक्ति से सिर हिला दिया। डॉक्टर रुद्रा के चेहरे पर एक उत्सुकता तैर गई। उन्होंने भौं सिकोड़ते हुए पूछा, इसी का नाम रेखा है? हाबुल ने फिर से सिर हिला दिया। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। यकायक डॉक्टर रुद्रा ने झुककर लड़की की नब्ज देखकर आंखों की पुतलियां देखी और उठकर बोले, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु लगभग 2 घंटे पहले हुई है। शरीर अकड़ गया है। उन्होंने बड़े चाव से कहा, जैसे यह सुनकर मौजूद लोगों में खुशी की लहर फैलने वाली हो। व्योमकेश ने पूछा, क्या यह संभव है कि मृत्यु का कारण पता लग सके? यह लाश के पोस्टमार्टम पर ही पता चलेगा। मैं जाता हूँ। हाँ, मेरी फीस के 32 रुपए मेरे घर भेज दें। और हाँ, पुलिस को सूचित करना ना भूलिए, क्योंकि मौत अप्राकृतिक है। यह कहकर डॉक्टर रुद्रा घर से बाहर निकल गए। रसोई घर से बाहर आते हुए व्योमकेश बोला, हाँ, पुलिस को सूचित करना तो जरूरी है, अन्यथा बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं स्थानीय चौकी के इंस्पेक्टर बीरेन बाबू को जानता हूँ। मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ। उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखकर नौकर को देते हुए कहा कि वह यह चिट्ठी स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर दे दे। फिर बोला, बॉडी से अब कोई छेड़छाड़ ना हो, पुलिस आकर खुद ही सब कुछ देख लेगी। और उसने रसोई घर को बंद करके हाबुल से कहा, हाबुल, एक बार रेखा के कमरे का मुआयना कर लेना उचित होगा। हाबुल ने गंभीर आवाज में कहा, चलिए, और आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगा। शुरू में रोने धोने के बाद जैसे जड़वत हो गया था और यंत्रवत बात करता था। जो पूछा जाता उतना ही उत्तर देता। प्रथम तल पर 3 कमरे थे, जिसमें से अंतिम कमरा रेखा का था और पहले 2 कमरे संभवतः देव कुमार बाबू और उनकी पत्नी के बेडरूम थे। रेखा का कमरा यद्यपि छोटा था पर साफ सुथरा था। एक तरफ पलंग, दूसरी ओर खिड़की के पास डेस्क, जिसके पास 2 बुक शेल्फ थे जिसमें बंगला पुस्तकें भरी हुई थी। एक कोने में
शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे ब्रश, रिबन, हेयर क्लिप टंगे हुए थे। कहने का मतलब यह कि कमरे में आकर लगता था कि एक दक्ष, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की का कमरा है। ब्योमकेश एकाध चीजों को उठाकर देखता रहा। उसने हेयर पिन और रिबनों को उठाकर देखा। उसके बाद खिड़की के पास जाकर देखा। वहां से डॉक्टर रुद्रा का घर दिखाई देता था। दोनों की छतें पास पास थी। उसके बाद वह डेस्क के पास आया, दराज खोलकर देखा। कुछ नोटबुक, लेटर पैड, सेंट की शीशी और कुछ सफेद गोलियां रखी थी। एस्पिरिन? क्या रेखा एस्पिरिन लेती थी? हाँ, कभी कभी जब उसे सिर दर्द होता था, हाबुल ने उत्तर दिया। यकायक वह पलंग के पास रुक गया। उसने ध्यान से देखा। रजाई पैरों की तरफ सिकुड़ी पड़ी थी। चादर पर सलवटी थी और तकिए पर सिर के निशान मौजूद थे। यानी रात में रेखा अपने बिस्तर पर सोई थी। कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग गमगीन ख्यालों में डूब गया। इस जीवन का क्या भरोसा है? अब तक उसके नींद के लक्षण ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वह प्राणी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। कितना क्षणभंगुर है यह जीवन। विचारों में मग्न ब्योमकेश ने तकिए को उठाकर देखा तो उसके नीचे एक हरे रंग का कागज तय किया दिखाई दिया। उत्सुकता से ब्योमेश ने उसे उठा लिया। वह लेटर पैड का कागज था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ब्योमकेश ने उसे खोल दिया और पढ़ने लगा। मैं भी ब्योमकेश के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। दोस्तों, रेखा ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था, ये हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर